बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉर्पोरेट फाइनेंस के चैप्टर नंबर 10 के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है प्रोजेक्ट एनालिसिस। लें जी, तो प्रोजेक्ट एनालिसिस को बेसिकली एनालाइज़ करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें देखी थी कि जब भी हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमने उसको एनालाइज़ करना होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, जो कि हम कैश फ्लो के थ्रू कैलकुलेट उसको कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट एनालिसिस इस चैप्टर के अंदर हम चीज़ें ही ये देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर अकर होने वाली जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स, क्या वो सूटेबल है भी है कि नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें बताता हूँ, या वो चीज़ें रिपीट भी हो जाएंगी आपकी, कि सबसे पहले अब जो है कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज़ करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या उस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस और उसकी जो रिजेक्शन होती है वो बेस कर रही होती है किसके ऊपर? उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट आप कैसे करते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसके ईयर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये ईयर है और ये आपके पास कैश फ्लोज हैं 0 1 2 3 4 5, और आपके पास फॉर एग्जांपल पहले साल जो कैश आउटफ्लो हुआ है या पैसे निकले हैं या आपने जो प्रोजेक्ट के ऊपर लगाए हैं वो 1 लाख है, ठीक है, उसको ब्रैकेट पे लिखा। बाकी हर साल आपके बिज़नेस के अंदर 25,000 आता गया, यानी ये 5 सालों के अंदर आपके बिज़नेस के अंदर जो है वो 25,000 आता जाएगा। ये एक किस्म की फोरकास्टिंग की जाती है, ये एस्टिमेशंस बताई गई होती हैं। अब आपने ये देखना है कि क्या इस प्रोजेक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला यूज़ करते हैं एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू जो प्रोजेक्ट की है उसमें से आप माइनस किसको करते हैं? जो आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है। उसके लिए मैं एक फार्मूला लगाता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, जिसको हम एनओटी का फार्मूला भी कहते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर इसकी पावर टी ओवर आर, और ये ब्रैकेट 1। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे आर की जगह आई यूज़ होता है और टी की जगह एन यूज़ होता है, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर क्योंकि जो है इन टर्म्स को डिफरेंट नेम्स के साथ लिखते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर के साथ लिखते हैं, तो उससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता। अलबत्ता ये है कि आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आर का मतलब क्या होता है जी? आर का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट बेसिकली आपकी कितने के साथ है जी? हर साल बेसिकली 25,000 के साथ आ रही है। एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, या आपने प्रैक्टिस किया भी होगा, कि हर साल अगर आपकी जो इनफ्लो है वो सेम अमाउंट के साथ आ रही है तो वो उसको आप आर कंसीडर करेंगे, इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखते हैं जी आर सर हमारा 25,000 है। अब उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट कितना है वो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया होता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो है वो 5% मिलेगा, यानी 5% के एतबार से आपको रिटर्न जो है मिलती जाएगी। तो आप जनाब क्या करते हैं, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.05, उसकी पावर आप कितनी रखते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 0.05। आप कुछ यूँ करते हैं, ये एस्टिमेटेड एक वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आता है जी मल्टीप्लाई करने के बाद 25,000 के साथ 2 लाख। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या निकल आई है जी? उस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकल आई है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको पुट करना है। मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लाख, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1 लाख के साथ। अब जनाब आपके पास जो एनपीवी आ गई है यहाँ पे, वो एनपीवी कितने के साथ आई है? वो 1 लाख के साथ आई है, और ये पॉजिटिव आई है।
तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब अगली बात आती है यहाँ पे कि सर इसके अलावा मज़ीद यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ होते हैं और उन सिनेरियोज़ के अंदर हमने सेंसिटिविटी को भी एनालाइज़ करना होता है। तो सबसे पहले तो हम सिनेरियोज़ की बात करते हैं जी। इस क्वेश्चन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर या प्रोजेक्ट एनालिसिस के अंदर सिनेरियो जो होता है वो क्या होता है। तो आपके जो सिनेरियोज़ होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में भी होते हैं, ठीक है। अब वो सिनेरियोज़ को डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैसे डिवाइड किया गया है, या फिर आप ये कह लें कि उनको कैसे एनालाइज़ किया जाता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सिनेरियो को एनालाइज़ करने का मेथड जो है या जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। लें जी, अब सिनेरियो को हमने कैसे एनालाइज़ करना है। लें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया गया होता है, ठीक है। उस डाटा की मदद से हमने क्या करना होता है कि सिनेरियोज़ देखने होते हैं और सेंसिटिविटी चेक करनी होती है। इसको बाद में आते हैं ज़रा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि सेंसिटिविटी को हम कैसे चेक करते हैं। यार एक चीज़ कॉमन है आपके क्वेश्चन के अंदर जनाब, सेल्स दी होती है, ठीक है। उसमें से आप लेस करते हैं कॉस्ट। तो ये कॉस्ट जो है ये दो तरह की होती है, एक आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है और दूसरी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब इन दोनों कॉस्ट को प्लस करने के बाद आपके पास जनाब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से मज़ीद आप जनाब क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को भी लेस करते हैं। वैसे ये टर्म आगे यूज़ होगा चैप्टर में, तो इसको थोड़ा सा ना आप गो थ्रू भी कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ये करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। ये आपने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद आप क्या करते हैं, लेस टैक्स करते हैं, ठीक है। जितना भी दिया हो, 40% है, 50% है, आप इसका 40% लेके उसको लेस करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ जाता है जी प्रॉफिट। एक चीज़ अब आपने जनाब ये तो ये अब सेंसिटिविटी चेक करनी है जी आपने इसमें। अब आपके पास जनाब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी सर जी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, हमारे पास फ़िक्स कॉस्ट है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स हमने चेक करना। मैं कहता हूँ जी फ़िक्स कॉस्ट आपके पास यहाँ पे 50,000 है और सेल आपकी 2 लाख के साथ है, डिवाइड कर दें उसके साथ। इसी तरह मैं कहता हूँ सर फ़िक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख के साथ है और सेल्स आपकी फ़िक्स है 2 लाख के साथ, तो आप इसको डिवाइड कर दें 2 लाख के साथ। अब देखिए आंसर्स क्या आते हैं। जो भी आंसर्स आएंगे उसको करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के पीरियड के साथ आप कंपैरिजन करें। अगर तो रेशो ज़्यादा आए तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है, चेंजेस ज़्यादा है। अगर रेशो कम आए तो हम कहेंगे कि इसमें सेंसिटिविटी कम आ रही है। खैर ये मैं आपको शॉर्ट सी चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ी सी। अब सिनेरियो की बात अगर हम आगे करें, हमारे क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ होते हैं। सिनेरियो को एनालिसिस यानी सिनेरियो क्या होता है, मैं कहता हूँ जी हमारे पास सर जी बूम पीरियड है, इसको सेपरेट लेकर जाते हैं। हमारे पास लें, हमारे पास सर जी बूम पीरियड है, हमारे पास यहाँ पे बूम के बाद सेकंड पीरियड है, फॉर एग्जांपल रिसेशन का, ठीक है। स्पेलिंग लीजिएगा। मैं कहता हूँ सर जी बूम पीरियड के अंदर जनाब ये आपकी सेल इतनी थी, आपकी सर जी वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो इतनी थी, आपकी जो थी वो फिक्स कॉस्ट इतनी थी, और इसी तरह आपकी रिसेशन के अंदर भी जो है वो डाटा कुछ यूँ करके दिया हुआ था। तो आपने क्या करना है
ये देखना होता है डिफरेंट कैलकुलेशन की मदद से कि बूम पीरियड के अंदर सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, एंड रिसेशन पीरियड के अंदर सेल वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, क्या इनमें कोई फ़र्क तो नहीं है, या इनमें अगर फ़र्क है तो कितना है। दैट इज़ द सिनेरियो, बेसिकली दीज आर द 2 सिनेरियोज। ठीक है, तो इन सिनेरियोज़ की मदद से आपने क्या करना होता है, एनालाइज़ करना होता है कि विच सिनेरियो इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब आगे चले जाते हैं थोड़ा सा। अगली बात हम यहाँ पे ये करते हैं कि सर प्रोजेक्ट एनालिसिस के साथ साथ हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना होता है। फॉर जैसे कि आपने ये देखा यहाँ पे कि मैंने इससे पहले एक वर्किंग की रिपीट किया इस एरिया को कि हमें प्रोजेक्ट किस कंडीशन में एक्सेप्ट करना चाहिए और किस कंडीशन में रिजेक्ट करना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो उसको रिजेक्ट करेंगे। मज़ीद अगर हमने ये देखना है कि सर जी हम कितने यूनिट सेल करेंगे या कितने यूनिट बनाएंगे या कितना काम कंप्लीट करेंगे तो हम ब्रेक इवन के ऊपर खड़े होंगे। तो ब्रेक इवन आपको पता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाती है। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली सिचुएशन है। अब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की तरफ आपने कैसे जाना है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। सर या तो हमें पता हो कि हमने कितने यूनिट्स सेल करने हैं, तो या हमें पता होना चाहिए कि हम कितने डॉलर्स की सेल करेंगे तो हम किस पॉइंट पे खड़े होंगे, हम ब्रेक इवन के पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जनाब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फार्मूला कुछ यूज़ करते हैं यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए और अपना डॉलर्स कैलकुलेट करने के लिए। ब्रेक इवन यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है वो है फिक्स कॉस्ट ओवर प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और इसी तरह ये इससे फिर मेरे पास क्या कैलकुलेट्स होते हैं, इसके बाद मेरे पास यूनिट्स कैलकुलेट होते हैं कि जिसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फाइंड कर सकता हूँ कि कितने यूनिट्स मैं सेल करूँगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि डॉलर की शक्ल में मेरे पास अमाउंट आए तो उसका स्टूडेंट्स फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट ओवर 1 माइनस वी ओवर पी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ओवर प्राइस। तो इस कंडीशन में मेरे पास अमाउंट इन डॉलर्स क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना ये एक ब्रेक इवन फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी, सो दैट्स द बेसिक लेक्चर। अच्छा, इसमें एक और निकल गया है, सॉरी एक और पॉइंट रह गया हमारा जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है बेसिकली। राइट, सो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है उसमें हमने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना होता है जिसमें हमें ये पता चल सके कि हमारी जो है फिक्स, हमारी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड हो गई है, मतलब कि हम ऐसे किस लेवल पे पहुंचेंगे या हमारा वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा या कौन सी ऐसी डिग्री होगी, मतलब कि एंगल तो नहीं होगा इसमें, या ऐसा कौन सा लेवल होगा जहाँ पे आके हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इसके लिए मोस्टली जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं इसको हम कहते हैं DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्रॉफिट्स ओवर परसेंटेज ऑफ चेंज इन सेल। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास ये वो लेवल या वो पॉइंट निकल आएगा जिसके बाद हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में फिक्स हो जाएगी। सो बेसिकली ये है हमारा आज का इनिशियल लेक्चर कॉर्पोरेट फाइनेंस का, जिसका चैप्टर नंबर 10 है और उसका नाम है प्रोजेक्ट एनालिसिस। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे हम क्या करते हैं जी, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने क्या करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच जी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।